नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कोर्ट ने ये साफ क्लियर कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की जो बैन है वो कंप्लीटली केंद्र सरकार का अधिकार नहीं है, वो राज्यों का, हर राज्य का अपना अलग अलग अधिकार है। यहाँ पर कंपनीज को थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दी है, लेकिन जीएसटी का मार ये सबसे मतलब कि अलग है। ये वो एक एग्जाम्पल है, वो चीज है कि नींबू को देखो, नींबू को इतना ही निचोड़ो जितना उसमें रस है, कहा जाता है एक TOI में, ठीक है। उसमें कहा गया है, एक लेख में कहा गया है कि नींबू को इतना ही निचोड़ो जितना उसमें रस है, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर हाथी भी बैठा दोगे ना, उसके ऊपर हाथी भी चढ़ा दोगे, ठीक है, या 10 हाथी से भी अगर उस नींबू को कुचलवाओगे तो उसमें से रस नहीं निकलेगा जितना निकलना वाला होगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी कंपनीज पैसे कमाई हैं उससे ज़्यादा 2.5 लाख करोड़ का जीएसटी टैक्स वो कभी दे ही नहीं पाएंगी। और इसका एक और रीज़न होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसलिए भी ये आया है कि गवर्नमेंट अब इनको अपने घुटनों पर लाना चाहती है। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बड़ी कंपनी जो कि गवर्नमेंट बैन के बाद दूर से बैठकर तमाशा देख रही थी, नए नए अपने ऐप्स में बदलाव कर रही थी, नए नए चीज़ें लेकर आई और दूर से बैठ के तमाशा देख रही है कि हाँ भाई ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के डेट बढ़ रहे हैं, कोर्ट में तारीख पे तारीख आ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, भाई इनके तो मज़े हैं, अब सब कुछ ये लोग चालू कर दिए। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के मार में आवाज़ नहीं होती, और यही आवाज़ जो है अब पड़ी है उस बड़ी कंपनी के ऊपर, जिनको आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ। अब ये वही कंपनी होंगे, ये वही कंपनीज होंगी जो इसी जीएसटी के चक्कर में, इन्हीं चीज़ों के चक्कर में अब इनको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट के फैसले और गवर्नमेंट से इनको, समझ रहे हो। तो ये सिनारियो जो है यहां पर चल रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में है कि अब अगर देखा जाए तो 95% फैंटेसी की दुनिया, ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है भारत में खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि अंत ही आरंभ है, तो ये जो है अंत आरंभ हो सकता है, नई सिरे से नई चीजें मार्केट में आ सकती हैं। आप जस्ट वेट एंड वॉच। गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बारे में अच्छे से मैंने पूरी एनालिसिस करके डिटेल निकाल के लेके आया हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से एक, या तो ये एक अंत है या फिर देखो अंत ही आरंभ है, सुना है ना आपने। तो ये जो अंत है वो एक नई अध्याय की शुरुआत होने जा रही है, या फिर कंप्लीटली ख़त्म। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि ड्रीम 11 जो है अब वही 1 लाख रुपए का जो मेगा प्राइज़ है, ख़ास तौर से IPL के अंदर, वो भी सेकेंड क्वालिफायर मैच, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सेमीफाइनल मुकाबले में 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़ यानी कि प्राइज पूल में दिखाई दे रहा है, जो कि किसी के लिए भी शॉकिंग है। तो इसी चीज़ को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्या है, कैसे है, और इन मुद्दे पे अच्छे से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का अगला अध्याय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा। सोचिए, आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपकी कंपनी ने पिछले 10 सालों में टोटल मिलाकर जितना पैसा कमाया उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपसे एक ही बार में मांग लिया जाए तो क्या होगा। सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट में। क्या कंपनी बच पाएगी? क्या एम्प्लॉइज़ की जॉब्स बच पाएंगी? क्या यूजर्स को कोई फ़ायदा या कोई फ़र्क पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का अंत है या एक नए युग की शुरुआत। आज हम बात करेंगे इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर की। पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। गवर्नमेंट का मानना था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी का कैलकुलेशन जो है वो अलग तरीके से होना चाहिए। समझिएगा इस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को समझिएगा, अलग तरीके से होना चाहिए। गेमिंग कंपनीज का कहना था कि हमारी एक्चुअल इनकम सिर्फ प्लेटफॉर्म फी है, ठीक है, हमारी एक्चुअल इनकम जो है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म फी है। गवर्नमेंट का कहना था नहीं जी,
पूरे कॉन्टेस्ट अमाउंट पर टैक्स लगेगा। इसी डिस्प्यूट ने लाखों करोड़ों रुपए की टैक्स डिमांड को जन्म दिया और अब जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस और स्टेट गेमिंग लॉज के वैलिडेशन ने इंडस्ट्री के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि बस कंपनीज बंद हो जाएंगी, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। देखिए एक एक चीज़, ठीक है, कंपनीज के पास कुछ ऑप्शंस बचेंगे और हैं अभी, लेकिन हर ऑप्शन की अपनी कॉस्ट होती है, हर ऑप्शन की अपनी एक कॉस्ट होती है, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। याद है मैं पहले जब ड्रीम11 और इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि 20 हज़ार से 25,000 करोड़ के आसपास की जीएसटी जो है वो ड्यू था, जिसके वजह से जीएसटी के ड्यूज़ की वजह से ये कदम उठाए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं आज जो कुछ भी इंडस्ट्री में हो रहा है, गेमिंग इंडस्ट्री में, उन सब का जो करता धरता है ना, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो ये गेमिंग कंपनीज है जिन्होंने टैक्स ही नहीं दिया अभी तक। और यही रीजन था कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर कदम उठाना पड़ा, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब सवाल करते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन जो होगा वो होता है कोर्ट। कंपनीज रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती हैं, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकती हैं, लेकिन सच ये है कि इन दोनों रास्ते पर रिलीफ मिलना मुश्किल होता है। मतलब लीगल बैटल लंबी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट से इनको राहत मिलेगी ही मिलेगी, पर गारंटीड विक्ट्री का रास्ता नहीं है। इसी वजह से स्मार्ट कंपनी सिर्फ कोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का गेमिंग मॉडल एंट्री फीस पर बेस्ड है या बेस्ड था। कल का गेमिंग यानी अब मॉडल शायद बिल्कुल अलग होगा। मॉडल 1 सब्सक्रिप्शन गेमिंग यानी कि नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल। यूजर मंथली पेमेंट करेगा और उसके बदले टूर्नामेंट्स खेल सकेगा। हर कॉन्टेस्ट पर पैसा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है वो बना दिया था, बहुत पहले बना चुका था। और ड्रीम11 जैसी कंपनीज जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल को लेकर आ गई थी ड्रीम बक्स के बदले, ड्रीम कॉइन्स के बदले, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का जो, गवर्नमेंट कह रहा हूँ, कोर्ट का जो ये ऑर्डर था, जो कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया, ठीक है, उस ऑर्डर के मतलब एक उसका रिएक्शन है कि ड्रीम11 जैसी कंपनी भी प्राइस पूल को 1 करोड़ से घटाकर 1 लाख पर आ गई, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो जीएसटी है जो कि गेमिंग कंपनीज को पे करने हैं गवर्नमेंट को, ये असंभव है, पूरी तरीके से असंभव है, ये नहीं दे पाएंगे। अब इसका क्या क्या रीजन हो सकता है, इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो मॉडल है वो है फ्री टू प्ले मॉडल, जो अभी कंपनीज बहुत सारी चला रही हैं, जिस पर एंट्री जो होगा फ्री होगा। रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से, ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप से, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आएगा। तीसरा होगा स्किल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स। गेमिंग कंपनीज गेमिंग से ज़्यादा कम्युनिटी बिजनेस पर बिजनेस बन सकती हैं। प्रीमियम एनालिटिक्स हो सकता है, फैंटेसी कोचिंग, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, प्राइवेट कम्युनिटीज़, AI बेस्ड इंसाइट्स, ये सब नए रेवेन्यू सोर्स बन सकते हैं। ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, सच क्या है? बड़ी कंपनीज पूरी तरह इंडिया नहीं छोड़ेंगी। इंडिया, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मार्केट है, लेकिन एक्सपेंशन का फोकस बदल सकता है। एक्सपेंशन का फोकस बदल सकता है। UAE, सिंगापुर, यूरोप, लैटिन अमेरिका, ठीक है, US, फैंटेसी स्पोर्ट्स, EA स्पोर्ट्स, ये सब नए टारगेट्स बन सकते हैं। यानी हेडक्वार्टर्स या बिजनेस स्ट्रक्चर ग्लोबल हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनीज को नुकसान होगा, रियलिटी उल्टा भी हो सकती है। सबसे पहले मरेंगी छोटी कंपनीज, स्टार्टअप, नए फाउंडर्स, नए इंट्रेंट्स। जो कंपनीज कैश रिच नहीं है, मतलब जिन कंपनीज के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। वो या तो बंद होंगी या किसी बड़ी कंपनी को बेच दी जाएंगी। सिस्टम सीधा है, बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, ये समझिएगा।
बिल्कुल, मान लीजिए मार्केट में 100 कंपनीज थी, रेगुलेशन के बाद 90 गायब हो गई, तो क्या होगा? सिर्फ 5 या 10 बड़े प्लेयर्स बचेंगे मार्केट में, कंपटीशन कम हो जाएगा, मार्केटिंग पावर उनके पास होगी, समझ रहे? यूजर्स उन्हीं पर डिपेंड होंगे जो मार्केट में है, जो बंद हो गई वो तो खत्म, और नए स्टार्टअप्स के लिए मार्केट में घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव आउटकम हो सकता है। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंडस्ट्री सरवाइव कर गई तो फ्यूचर पहले से ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव पर्पस से बात करें तो फेक ऑपरेटर्स जो हैं वो कम होंगे, कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी क्योंकि रेगुलेशन अथॉरिटी भी है, यूजर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र होगी, क्लियर रेगुलेशन मिल सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वापस आ सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में पेन है, दुख है, दर्द है, सब कुछ है, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी है फैंटेसी दुनिया की, फैंटेसी क्रिकेट की अगर हम बात करें, फैंटेसी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जवाब है हाँ भी और नहीं भी। नहीं क्यों है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नहीं क्यों है भाई। क्योंकि रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं, लीगल कंप्लायंस महंगी हो गई हैं, टैक्स अनसर्टेनिटी बढ़ गई, फंडिंग मिलना मुश्किल हो गया। हाँ क्यों है? क्योंकि मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, खाली जगह हो रहा है, और वैक्यूम हमेशा नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। नए स्टार्टअप्स आ सकते हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स के अलावा AI, स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, फैन इंगेजमेंट, स्पोर्ट्स कम्युनिटीज एंड प्रेडिक्शन कंटेंट, स्किल लर्निंग गेम्स, E-स्पोर्ट्स, इंटरैक्टिव स्पोर्ट्स मीडिया, यानी पैसा लगाकर गेम खेलने वाले मॉडल के बाहर भी बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसको हर किसी को समझना चाहिए। यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि अगर इंडस्ट्री ही खत्म हो गई तो टैक्स कौन देगा भाई? कौन देगा? इतना टैक्स कौन सी कंपनी देगी? अगर कंपनीज बैंकरप्ट हो गई तो रिकवरी कैसे होगी? इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में किसी न किसी फॉर्म में सेटलमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग या पॉलिसी एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलेशन एंड रेवेन्यू। सीधी सीधी बात है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री मर नहीं रही, लेकिन वो वैसे भी नहीं रहेंगी जैसी आज हैं। अगले कुछ सालों में हम देख सकते हैं, कुछ महीनों में देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन, मर्जर्स, बिजनेस मॉडल शिफ्ट्स, ग्लोबल एक्सपेंशंस, स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस, फीवर बट बिगर प्लेयर्स, ठीक है, कम थोड़े लेकिन ज़्यादा बड़े, न्यू अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड मनी गेमिंग। सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं है कि गेमिंग कंपनीज बचेंगी या नहीं, असली सवाल ये है कौन सी कंपनीज नए रूल के हिसाब से खुद को बदल पाएंगी और कौन सी इतिहास बन जाएंगी, समझिएगा। और शायद इसी सवाल का जवाब तय करेगा इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का अगला अध्याय क्या होगा। और अगर वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी तो ठीक हो, नहीं तो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा और आपके कमेंट को जवाब भी दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।